दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कुछ व्यस्तता के कारण 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल हमने लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें हमने इज़राइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूरी बात की थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब फरवरी 2002 में रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, तो सारी दुनिया का ध्यान उनके ऊपर चला गया। आज की डेट में पूरी दुनिया का ध्यान इज़राइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। कोई रसिया और यूक्रेन वार के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 तारीख को 7 तारीख को या 6 तारीख को शनिवार का दिन था शायद। आज है 12 मतलब आज है थर्सडे। हाँ, 6 तारीख को जब हमास ने इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया और वहां पर करीब 1000 इजरायलियों को मार डाला, वहां के महिलाओं का अपहरण किया, उनका रेप किया और उनके साथ में बदसलूकी की, बच्चों का सिर काट डाला, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया और जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी भर्त्सना की। आपको शायद याद होगा कि उसी दिन कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी के चमचा, जेएनयू के एक्स स्टूडेंट जयराम रमेश ने भी हमास के इस आतंकवादी हमले की आलोचना की थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया और उन्होंने इजराइल का समर्थन किया, तो 4-5 घंटे के बाद रमेश ने फिलिस्तीनियों का समर्थन कर दिया। यानी उनके ऊपर काफी दबाव पड़ा होगा कि भाई, जब प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो आप क्यों इजराइल का समर्थन कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस और जितने भी यहाँ पर विरोधी दल हैं, विरोधी दल मतलब वो दल जो मोदी से घृणा करते हैं, मोदी से ईर्ष्या करते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है और वो है कि जिस चीज का बीजेपी या नरेंद्र मोदी समर्थन करते हैं उसका हमें विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो। अब इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया। मतलब कांग्रेस उन आतंकवादियों के साथ है जिन्होंने इजराइल में घुस करके वहां की महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ बर्बरता का व्यवहार किया, उनको मारा और कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस जब से भारत आजाद हुआ है तब से अब तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही है और भारत धर्म के आधार पर आजाद हुआ पाकिस्तान बना, फिर भी यहाँ पर मुसलमानों को रहने का जो दांव खेला था वो इसीलिए खेला था कि जिससे कि वो हमेशा राज कर सके। अब राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में
तेलंगाना में और मिजोरम में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कांग्रेस कभी भी मुसलमानों के हितों के खिलाफ नहीं जा सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कांग्रेस पार्टी थी इन्होंने 2008 में जब 26/11 हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, वो पाकिस्तान ने करवाया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया इस कांग्रेस पार्टी ने। यहां तक कि जब एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मंगाने की बात चली, तो इस कांग्रेस पार्टी ने एनएसजी कमांडो को भेजने में भी देर की वहां से। उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल अपनी तैयारी कर रहे थे कि हमको भी एनएसजी कमांडो के साथ में जाना है। मनमोहन सिंह साहब को हवाई जहाज नहीं मिल रहा था, किस हवाई जहाज से यहाँ पर भेजे, मतलब उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर बंबई में लोगों को मरने दिया। और ये मुंबई का हमला की पूरी इनपुट होने के बावजूद भी हुआ था। मनमोहन सिंह साहब ने अपने 10 साल के टेन्योर में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का कितना सत्यानाश किया है, वो रिसर्च एनालिसिस विंग के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो इस बारे में ज्यादा जानते हैं। पूरा पैराफर्नालिया सत्यानाश कर दिया था। ऊपर से इन्होंने रॉ में डेपुटेशन पोस्टिंग्स में अपने चहेतों को भेजना शुरू कर दिया था, जो पुश एंड पुल से फॉरेन की पोस्टिंग ले लेते थे और आराम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर बेचा करते थे। मैं मुरारजी इंद्र कुमार गुजराल के बाद अगर देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार किसी को समझता हूं, तो वो मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह ने इस देश का जितना सत्यानाश किया है सिक्योरिटी के बारे में, उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो कहने का मतलब यह है कि इजराइल और हमास के बीच में जो घमासान चल रहा है और इजराइल जो भी कर रहा है, वो हमारे लिए एक लेसन है। हमारी भी हालत वैसी है जैसे इजराइल में यहूदियों की है। हम भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं और हमें भी उसी बात का खतरा है जो इजराइल में यहूदियों को हमेशा रहता है। अभी तो ये भी आ गया है कि इजराइल हमास का जो कोई कमांडर है वो बोल रहा है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इजराइल के ऊपर पता करना नहीं है, हमारा उद्देश्य पूरी दुनिया के ऊपर पता करना है। उसमें भारत भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें इंग्लैंड भी है, उसमें फ्रांस भी है। तो हमें सबको इस बारे में चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो ये हो गया इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आप लोगों को अखबारों से और न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, सबसे आपको खबर मिल रही होगी कि इजराइल की फोर्सेस क्या कर रही हैं। आज खबर आ रही है कि इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट को भी ध्वस्त कर दिया है क्योंकि वहां पर ईरान का विदेश मंत्री आने वाला था, समथिंग लाइक दैट। बाइडेन ने ट्रंप के रिकॉर्ड को, जो अब्राहमिक रिकॉर्ड था, उसको अबेंस में रखा हुआ था। ईरान को $6 बिलियन की मदद दी थी। $76 बिलियन की मदद उन्होंने इनको दी थी, पैलेस्टीनियंस को दी थी। अब स्टैंड बदल रहे हैं और अपना जो वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर है, क्या है वो, जो नेवल का बड़ा शिप है जेराल्ड फोर्ड, उसको वहां पर लगा के रखा हुआ है इजराइल के सामने। दूसरा भी कोई शिप भेज रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है कि एक लेखक है, धुर वामपंथी है वो, उसका नाम है अरुंधति रॉय। ये अरुंधति रॉय एक ऐसी नागिन है जिसको हमारे यहाँ पर
बुद्धिजीवी वर्ग ने काफी सिर पे चढ़ा के रखा था। इस महिला ने 2010 में जम्मू कश्मीर के बारे में एक भाषण दिया था और उसमें बोला था कि जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं था और ना है। उस मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर कोर्ट को मैनेज नहीं किया गया तो अरुंधति राय को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए और इसे कुछ नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसे संजीव भट्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ इस तरीके से इसको मिलना चाहिए। मतलब अरुंधति राय के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। बहुत विषैली नागिन है वो, बहुत विषैली नागिन। उसे भारत से कोई प्यार नहीं है। वो चाइना से प्यार करती है, वो पाकिस्तान से प्यार करती है। असल में मुझे एक गलत फहमी थी जिंदगी में, मैं सही बोलता हूँ, एक गलत फहमी थी। वो गलत फहमी ये थी, मुझे ऐसा लगता था कि जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो ज्यादा भ्रष्ट नहीं होती हैं। लेकिन ओवर द पीरियड कस्टम में नौकरी करने के बाद और पत्रकारों में उन महिलाओं को देख करके जो देश की आन बान शान के खिलाफ भी काम करती हैं, वो गलतफहमी मेरी दूर हो गई है और मैं इस बात पे पूरा विश्वास कर सकता हूं कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह भ्रष्ट होती हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि पत्रकार कितनी महिलाएं पत्रकार हैं जो पैसे के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ लिखती हैं, बोलती हैं। कुछ लेखिका भी हैं, लेखक भी हैं जो पैसे के लिए लिखते हैं, लिखती हैं। तीसरी खबर है, कल पाकिस्तान में पठानकोट के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से उड़ा दिया है। मैं उन अज्ञात बंदूकधारियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जो अज्ञात रहने के बावजूद भी भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान के अंदर सफाया कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक बात का खुलासा कर देना चाहता हूं और वो खुलासा ये है कि 26/11/2008 में मुंबई हमला जब हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का क्लियर कट हाथ था, उसके बावजूद भी इस शाहिद लतीफ को 2010 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आतंकवादियों के साथ बाइज्जत अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के हाथ सौंप दिया था। ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि शाहिद लतीफ 1993 में भारत आया था। बाद में हमारी फोर्सेस ने अपना जान हथेली पे रख करके इसको अरेस्ट किया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने मई 2010 में शाहिद लतीफ के साथ कुछ 20 आतंकवादी थे जिनको बस में बिठा करके बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर पर उनको छोड़ दिया था। ये चीज ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं हुई थी क्योंकि मैं कस्टम में था, इंटेलिजेंस सेटअप में था, कुछ चीजें हमको मालूम पड़ती थी जो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ। आप इस चीज को गूगल में जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों किया था? क्योंकि मनमोहन सिंह साहब को हुर्रियत के
वो जो बुड्ढा था ना जिलानी, उसके साथ में बात करनी थी। जिलानी ने शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ में बात तभी करूंगा जब आप इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। आपको ये भी शायद याद नहीं होगा, आप गूगल करके देख लीजिए कि सोनिया गांधी को श्रीनगर हवाई अड्डे से वापस आना पड़ा था। तो सब सोनिया गांधी ने ही शायद दबाव डाला होगा कि इसको छोड़ दो। तो मेरा सीधा सपाट आरोप है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ में रहता है। उन्होंने दूसरा एक ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तानी पकड़े गए थे, उनको भी ऐसे ही सरप्रेसिवली वापस कर दिया था और बाद में आरएसएस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। ऐसे ही मालेगांव वाले केस में हुआ था। मालेगांव के जो बम ब्लास्ट वाले जो मेन मेन एक्यूज थे उनको छोड़ करके साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित और को सबको उसमें आरोपी बना दिया गया था। वो तो शुक्र है कांस्टेबल अंबाले की कि उसने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अपनी जान तो चली गई उनकी, लेकिन उनको पकड़ लिया, नहीं तो शायद मुंबई हमला भी हिंदू टेरर के नाम से ये लोग, मतलब हिंदू टेरर के नाम से रच देते उसको। आप लोगों को याद होगा कि मुंबई हमले के बावजूद भी कांग्रेस के महान नेता दिग्विजय सिंह ने एक बुक रिलीज की थी जिसमें उन्होंने आरएसएस की साजिश के नाम से बात कही थी। अब आ जाते हैं दो और खबरें हैं, जो ये है कि हमारे आप के राज्यसभा संसद सदस्य संजय सिंह को 3 दिन की फर्दर ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। संजय सिंह ने कोर्ट को बोला था कि मेरा इनकाउंटर करवा देंगे, ये करवा देंगे, मुझे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ईडी ने बोला कि भाई ठीक है, हम लोगों ने अपने जो वो हमारा रूम है जहां पर हम लोग इनको रिमांड वालों को रखते हैं, जो हवालात है, उसमें हम लोग कुछ क्या बोलते हैं एंटी इंसेक्टिसाइड का हमने छिड़काव किया था। इस चक्कर में इनको हमने बोला था वहां जाने के लिए, अभी जब ये नहीं गए तो इनकी मर्जी से हम लोगों ने इनको बाहर सुलाया। ये भी बोले तो मुझे बाहर सुला दिया। ये संजय सिंह और राहुल गांधी जैसे लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि जो एजेंसियां हैं उनके पास में कुछ और तरीके होते हैं। क्योंकि ये बड़े लोग हैं तो इनको 3rd डिग्री तो इनके ऊपर यूज नहीं किया जा सकता, तो इनको मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है। वैसे भी अगर हम किसी को बुलाते हैं इंक्वायरी के लिए और सुबेरे उसको बोलते हैं भाई तुम 11 बजे आ जाओ, और 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठा के रखो उसको, हमेशा यही लर्च में रखो कि हाँ भाई टांग के रखो उसको, भाई ठीक है अभी तक बुला रहे हैं, शाम को बोलो 5 बजे, आज टाइम नहीं है, कल आना, फिर परसों आना, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे ही इनकी भी भाई साहब की हालत हो रखी है। लेकिन अगर कोर्ट के पास में प्राइमा फैसी कुछ नहीं होता तो इनको 3 दिन की और रिमांड ईडी को नहीं मिलती थी। ये मैं आपको बता देता हूं। एक और समाचार आ रहा है कि बक्सर के पास में कल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी उसका डिरेलमेंट हो गया है। सुनते हैं या ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो डिरेलमेंट खराब ट्रैक के कारण हुआ था। यानी कि जब बक्सर से गाड़ी आगे चली और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को जब क्रॉस कर रही थी तो उसके पीछे के डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। गाड़ी की स्पीड उस समय कुछ 128 किलोमीटर पर आवर थी, और जब गाड़ी के पीछे वाले डिब्बे जब पटरी से उलट गए तो जो वैक्यूम है वो फट गया। उसके बाद में गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। उस चक्कर में पूरे पूरे कुछ शायद 23 डिब्बे थे वो डिरेल हो गए हैं।
अभी तक की खबरों के हिसाब से 4 लोगों की मौत हो गई है। उसमें से एक राजस्थान से है, 2 दिल्ली से हैं, माँ और बेटी है, और एक और आदमी है, उसके बारे में मेरे को थोड़ा ज्यादा याद नहीं आ रहा है, बट है कुछ ऐसा कि उनको भी है। तो ये एक दुखद समाचार आ रहा है। और एक समाचार ये आ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि अगर विश्व में शांति रखनी है तो सनातन धर्म की ही जरूरत है, सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में शांति रख सकता है। ये जो अब्राहमिक रिलीजन है ना, जो इनसे कोई शांति स्थापित नहीं है। सबसे आखिरी समाचार और बहुत इंपॉर्टेंट समाचार, मैं आपको एक रहस्य उद्घाटन कर देना चाहता हूं, और वो रहस्य उद्घाटन ये है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो माधवराव सिंधिया की बहन है, जिनको महारानी बोलते हैं, उनको शायद राजस्थान में अब की बार एमएलए का टिकट नहीं दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें जो संसद सदस्य हैं उनको वहां पर टिकट दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2013 में जिस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करने का काम चल रहा था, उस समय सबसे मुखर विरोध जो हुआ था उसमें कुछ लोगों का नाम था, कुछ लोगों का नाम उजागर हुआ, कुछ लोगों का नाम उजागर नहीं हुआ। जिनका नाम उजागर हुआ था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थी, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी किया था। वसुंधरा राजे सिंधिया का सोचना यह था, मानना यह था कि ये तो जूनियर चीफ मिनिस्टर है, मेरे से जूनियर चीफ मिनिस्टर है। ये जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर बना तो मैं तो ऑलरेडी राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी, तो मैं इसको चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने क्यों दूं। यहां तक कि 2014 के इलेक्शन में जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट इसने देने नहीं दिया। राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। राजनाथ सिंह से बोल करके इसने जसवंत सिंह का टिकट कटवाया था। जसवंत सिंह फिर भी वहां से निर्दलीय लड़े, सेकेंड नंबर पर आए। बाड़मेर में जसवंत सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने प्रचार करने से मना कर दिया था, लेकिन इसने फिर भी नरेंद्र मोदी की वहां पर सभा करवाई। नरेंद्र मोदी गए। नरेंद्र मोदी के साथ में यह है कि वो बीजेपी के डिसिप्लिन सिपाही टाइप काम करते हैं, लेकिन 14 मिनट का ही भाषण दिया था। 2013 से 2018 तक ये रही वहां पर मुख्यमंत्री, अपनी मर्जी से काम किया। एक प्रोटेस्टर है, इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो आज की डेट में ब्रिटेन में बैठा हुआ है, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की तरीके से काम करता था। उसको उससे मिलने के लिए, मतलब अगर आपको वसुंधरा राजे से काम करवाना है तो आपको पहले लंदन जाकर के उससे ओके करवाना पड़ेगा, फिर वहां से वो फोन करेगा तभी मैडम काम करेंगी। ऐसा हुआ करता था। 2-4 लोग और थे जिनके कहने पर ही काम हुआ करता था। ये तो ठसक में रहती थी, मैं तो महारानी हूँ, मैं तो महारानी हूँ। जो लोकल एमएलए हैं उनसे वो मिलने को तैयार नहीं होती थी। 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट रहती थी। जो ब्यूरोक्रेट थे वो भी परेशान थे। तो माधवराव सिंधिया की बहन वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता अब शायद राजस्थान से कट रहा है। जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थी राजस्थान में, तब मैं 2013 से पहले की बात कर रहा हूं, इन्होंने 13 सिविल लाइंस में अपना बंगला
रिनोवेट करवाया था सरकारी खर्चे से और वहां पे रहती थी। जब मुख्यमंत्री बनी तो मुख्यमंत्री आवास 8 सिविल लाइन है वहां पर शिफ्ट नहीं किया, 8 को भी रखा लेकिन 13 में रह गई, क्योंकि 13 में काफी सुविधाएं थी, सुख सुविधाएं ज्यादा थी। जब हाईकोर्ट में केस गया, हाईकोर्ट ने बोला आप 13 सिविल लाइन्स को खाली करो, तो अशोक गहलोत ने उसको विधानसभा के कोटे में से, जनरल कोटा से हटा करके 13 सिविल लाइन्स को विधानसभा के कोटे से रख दिया था। मतलब वे अभी भी 13 सिविल लाइन्स जयपुर में ही रहती हैं। अगर ये एमएलए नहीं रहेंगी तो अब 13 सिविल लाइन्स इनके हाथ से जाता हुआ दिखता है। तो ये कुछ समाचार थे जिनको मैं स्निपेट्स, ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी 25 मिनट हो गए। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्रिकेट की। आज वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया है। साउथ अफ्रीका 2 मैच हार करके 0 पॉइंट पे है। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था हैदराबाद में। तो अब टॉप में जो टीमें चल रही है इस समय वो न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, भारत है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन 14 तारीख को हमारा अपने पड़ोसी के साथ में अहमदाबाद में मुकाबला है। आप उसको देखिए। अगर मेरे पास में टाइम मिलेगा तो मैं कल आपके सामने फिर से पूरे दिन की खबरों का सार लेकर के, निचोड़ लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। हाँ, यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि वो जो प्रवीर पुष्पायत है ना, उसके यहाँ पर ईडी ने फिर से रेड मारी थी उसके घर में और कुछ रिकवरी किया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब से वो इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया है तो यहाँ पर जितने भी वो प्रो पाकिस्तानी और प्रो मुस्लिम जो हमारे पत्रकार हैं, जिसमें अजीत अंजुम साहब हैं, अभिषेक शर्मा साहब हैं और राजदीप सरदेसाई है और ये सारे के सारे लोग हैं, इनकी हालत थोड़ी खराब हो रखी है। पता नहीं क्यों, ये शायद डर गए हैं कहीं अगर हम लोग इजराइल के खिलाफ लिखेंगे तो हमारे को भी कहीं मुशाद पीछे से ठोक ना दे, तो वो कुछ चल रहा है। एनीवे, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आप लोगों के धैर्य के लिए नमस्कार। आप लोगों ने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको, इस वीडियो को शेयर भी करें और अगला वीडियो को अग्रिम जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।